हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए पॉलिटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 पॉलिटी एमसीक्यूज देखेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले भी आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इज प्रोविजन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कंट्री का, उसमें 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। क्या क्या है? पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एनआई लिख लिया। सेकंड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और थर्ड है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये 3 बार लगाया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 3 बार लगाया गया था। पहली बार ये लगाया गया था आपका 1962 में, देन लगाया गया था आपका 1971 में एंड देन लगाया गया था आपका 1975 में। अब 1962 में क्यों नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था? क्योंकि 1962 में आपका इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, इसके लिए आपका नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। और 1971 में लगाया गया था क्योंकि इस टाइम में आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच आपका युद्ध हुआ था। और 1975 में लगाया गया था क्योंकि आपका इस टाइम में इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ था, इसके लिए 1975 में आपका नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट मींस यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी जो मैंने बात बताया ये सारे बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने फ्रेम किया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहां पर देखिए और एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक ड्राफ्टिंग कमिटी था। एक क्या था? एक ड्राफ्टिंग कमेटी था। और वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो बनाया गया था आपका 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में वो ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे आपका बी आर अम्बेडकर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को यहां पर नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने फ्रेम किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक ड्राफ्टिंग कमेटी था और उस ड्राफ्टिंग कमेटी को यहां पर जो कमेटी है उसको बनाया गया था आपका 29 अगस्त 1947 में। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे आपका बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड एट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां पर पब्लिश हुआ था? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड हुआ था आपका देहरादून में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि गवर्नर इज सोर्न बाय, मतलब गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? यहां पर देखिए और एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, गवर्नर को अपॉइंट कौन देता है? गवर्नर को अपॉइंट देता है आपका प्रेसिडेंट। पर यहां पर पूछा गया है गवर्नर इज सोर्न बाय, मतलब गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर को शपथ दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों को बताया है। एक तो है गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और दूसरा है आपका गवर्नर को अपॉइंट देता है आपका प्रेसिडेंट। दोनों क्वेश्चन यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पर आप मिस्टेक करके नहीं आइएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कितना शेड्यूल में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है आपका 10th शेड्यूल में। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल लाने के लिए किसने प्रपोज किया था? तो ये प्रपोज किया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और टू चेंज द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स। मतलब ये जो पावर है, क्या पावर एक तो है आपका नया स्टेट बना सकता है और स्टेट का बॉर्डर्स भी चेंज कर सकता है। तो ये जो पावर है, ये पावर किसके पास दिया गया है? तो ये पावर है आपका पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ये दोनों काम कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले, आपका 2-3 साल पहले आंध्र प्रदेश से एक स्टेट अलग हो गया था, आंध्र प्रदेश से नया एक स्टेट बनाया गया है तेलंगाना। तो ये जो नया स्टेट तेलंगाना बनाया गया है, तो ये जो पावर है तेलंगाना स्टेट को बनाने का, ये पावर है आपका पार्लियामेंट के पास। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि व्हिच बॉडी डिसाइड्स द कंडीशंस फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब यहां पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पाने के लिए जो कंडीशंस है, ये कंडीशन कौन डिसाइड करता है? व्हिच बॉडी डिसाइड्स द कंडीशंस फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है आपका पार्लियामेंट ये डिसाइड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू लाइफ ये क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू लाइफ ये क्या है? ये एक फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हिच टाइप ऑफ रिट इज नॉट इश्यूड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रिट आपका नहीं इश्यू किया गया है? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिट है। मैं सारे को एक एक करके लिख रहा हूं। पहला है आपका हिबियस कॉर्पस, मैं यहां पर लिख रहा हूं हिबियस कॉर्पस, ये पहला हो गया। देन सेकंड है आपका प्रोहिबिशन। देन थर्ड में है आपका सार्टियोररी। देन फोर्थ में है आपका मेंडामस। एंड फिफ्थ में है आपका क्यू वारंटो। तो ये 5 टाइप्स ऑफ रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। यहां पर देखिए कौन सा रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है पूछा गया है। तो मेंडामस तो है, प्रोहिबिशन भी है, सार्टियोररी भी है, पर नहीं है आपका इंजंक्शन। दैट मीन्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये 5 टाइप्स ऑफ रेट को आपको याद रखना है। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। मतलब बोथ हाउस का मतलब एक तो है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कितने मेंबर्स आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं? अब देखिए लोकसभा के लिए टोटल 2 मेंबर को ही नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और राज्यसभा के लिए टोटल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो इनको अगर आप टोटल करेंगे तो कितना बन रहा है? 14 बन रहा है। दैट मीन्स 14 मेंबर्स को आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर बोथ द हाउसेस, मीन्स बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 14। ऑप्शन डी में देखिए 14 लिखा गया है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब, कौन सा साल में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया था?
तो ये क्या गया था आपका 1976 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन्ड इन। जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है ये कहां से लिया गया है। तो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है ये लिया गया है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज का जो बातें हैं ये बातें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आपका आर्टिकल 40 में। दैट मीन्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही आपका हेड होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट एज का साल क्या है। तो रिटायरमेंट एज का कोई भी साल नहीं होता है, नो लिमिट, इसका कोई भी लिमिट नहीं होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि इंप्लीमेंटिंग लॉस इज द फंक्शन ऑफ। लॉ को इंप्लीमेंट करने का जो फंक्शन है ये किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास या लेजिस्लेचर या जुडिशियरी या लोकल लिस्ट। तो ये जो पावर है ये पावर, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करता है आपका एग्जीक्यूटिव। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लॉ इन इंडिया। इंडिया में लॉ कौन बनाता है। तो इंडिया में लॉ कौन बनाता है। इंडिया में लॉ बनाता है आपका बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। और साथ में देखिए मान लीजिए एक बिल आया है, जैसे कि कुछ दिन पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था। उसके बाद वो बिल को यहाँ पर जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसको सिग्नेचर कर दिया है। दैट मीन्स वो जो बिल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो एक बिल को, एक लॉ को पास करने के लिए 3 का जरूरत है। पहले तो है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा। पर इन दोनों हाउसेस से जब पास हो जाता है उसके बाद उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी चाहिए होता है। दैट मीन्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं। काफी आसान सा सवाल है। राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं आपका वाइस प्रेसिडेंट। दैट मीन्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर मैं एक सवाल आप लोगों को पूछ रहा हूं, अभी प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है द पावर ऑफ मिटिगेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स इन दैश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट लगता है वो डिस्प्यूट आपका सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है। तो ये आता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।